हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल लोकेशन थियरी ऑफ वॉन थ्यूनन। वॉन थ्यूनन, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वॉन थ्यूनन एक जर्मन स्कॉलर थे। द थियरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय जर्मन स्कॉलर वॉन थ्यूनन इन 1826 एडी। यह थियरी लगभग आज के 200 साल पहले दी गई थी। और अगर हम इसकी उपयोगिता को अगर हम देखें, इसकी यूटिलिटी को आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है। वॉन थ्यूनन एक जर्मन स्कॉलर थे। उन्होंने यह थियरी 1826 ईस्वी में प्रतिपादित की। अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, द इंटरप्राइजिंग बिजनेस दैट yields द मैक्सिमम net profit should be adopted on the land plot, and the competing business should be shifted to another land plot from where a higher profit can be obtained. जैसे हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एक थियरी पढ़ते हैं, द इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी। इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी 1907 में आती है, लेकिन जो ये एग्रीकल्चरल लोकेशन थियरी है ये 1826 में आती है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये यूरोप का वह टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जो कच्चा माल आता था वो एग्रीकल्चर से आता था। जैसे कि हो गया कॉटन इंडस्ट्री, हमारा जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल होता था वो एग्रीकल्चर से आता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें एग्रीकल्चर करने के लिए कहाँ पे मिलेगा। फार्मर्स जो यूरोपियंस थे, उनमें ये बहुत ज़्यादा वो था, तो इसके लिए ये थियरी आई। अभी इंडस्ट्री के कहाँ लगेगी, कहाँ सेटअप होगी, इसकी चिंता नहीं थी। उसकी चिंता तो बाद में 1907 में वेबर ने उसका समाधान दिया। ये जो इनका थ्योरी है इनकी, इसमें मेन यही बताया गया है कि किस जगह पर एग्रीकल्चर से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस जगह से हमें मार्केट में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसको सेल करने में आसानी होगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को वेबर ने भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, और इन्होंने हालांकि उसके इकोनॉमिक रेंट के बारे में बात की है। तो इनका जो पूरा थियरी वो आगे हम बात करेंगे। हिज थियरी इज डिटर्मिनिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक। इनका जो सिद्धांत है वह निश्चयवादी और मानवतावादी है। वॉन थ्यूनन्स एग्रीकल्चर लोकेशन थियरी इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एन एग्रीकल्चरल रीजन इन जर्मनी। चूँकि ये जर्मन जो स्कॉलर थे, तो इन्होंने जर्मनी के एक छोटे से क्षेत्र का अध्ययन किया और उसी के आधार पर उन्होंने यह थियरी बनाई। ही एक्सप्लेन द चेंज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड लैंड यूज पैटर्न दैट अकर एज वन मूव अवे फ्रॉम द मार्केट। इन्होंने सिटी सेंटर को ध्यान में रखते हुए ये बताया कि किस तरह से हम अगर सिटी सेंटर से दूर जाएंगे तो एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ के फॉर्म में हमें चेंज दिखाई देगा। चेंज क्यों दिखाई देगा? कई तरह से दिखाई देगा। बिकॉज डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, जो वहाँ पे लैंड पाया जा रहा है। इनके थ्योरी में कई सारे इन्होंने पहले एग्जम्पशन भी किए हैं, और कई सारी चीज़ें इनकी थ्योरी में बाद में हम लोग इनके जब क्रिटिसिज्म देखेंगे तो उसमें भी इनके थ्योरी का जो इनसे छूट गया है भाग, वो हम लोग छूट पढ़ेंगे। वॉन थ्यूनन एग्रीकल्चर थियरी इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एन एग्रीकल्चर रीजन, ये हो गया। और हिज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ द एग्रीकल्चरल लैंड यूज पैटर्न चेंज as one move away from the market. The theory is based on the concept of economic rent. इनका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था कि कहीं पर ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं, कहीं पर उस लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है, या फिर उस लैंड यूज़ का पैटर्न डिफरेंट किस तरीके से है, कहाँ पे लोग ज़्यादा आकर के खेती कर रहे हैं, कहाँ पे कम जा रहे हैं, क्या कारण है कि वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है। तो इसको समझना इनके इनके थियरी का जो मेन कोर था वो यही था। इनकी जो थियरी है वो टोटली इकोनॉमिक रेंट पे बेस्ड है। ये अगर आप लोग चाहें तो इसी तरह से जो जैसे कि इसमें ये आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर भी यही हो सकता है। तो इकोनॉमिक रेंट को समझाना पड़ेगा। अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इकोनॉमिक रेंट बहुत ही इनके थियरी का जो कोर है वो है। इकोनॉमिक रेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड में इकोनॉमिक रेंट को समझाया है, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रॉड में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप अपने क्वेश्चन आंसर के हिसाब से देख लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन है कि शॉर्ट क्वेश्चन है।
So economic rent is defined as the net income received by an area of land which is more than the net income of the land based on the economic return of the production. इकोनॉमिक रेंट क्या है? इकोनॉमिक रेंट वो है कि हम एक पीस ऑफ लैंड है, माना कि एक पीस ऑफ लैंड है, तो उस पर पहले जो फार्मर होगा वो अपना उसमें कुछ इन्वेस्ट करेगा, फिर उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उगाएगा, फिर उसकी कटिंग करेगा, फिर उसको ले जा कर के सिटी सेंटर में बेचेगा, सेल करेगा, फिर उसको प्रॉफिट मिलेगा। सो इकोनॉमिक रेंट वही है कि हमारा कितना उस पे हमने कितना उस पे खर्च किया और फिर उसके बाद जितना हमें प्रॉफिट हुआ, तो उनको हटा करके जितना हमने उस पे लगाया उसको हटा करके जितना हमें जो प्योर प्रॉफिट हुआ है हमें, उसको इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। सिंस द लैंड इज़ नियर द मार्केट, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डिक्रीजेस विच रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ द इकोनॉमिक रेंट ऑफ द क्रॉप। सो इसमें ये बताया गया है कि जब हम जैसे जैसे सिटी सेंटर से दूर जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो हमारी परिवहन लागत है, वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर से अपने कच्चे माल को या फिर जो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ज़्यादा दूर से लाना होगा। तो ये बिल्कुल वही है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बढ़ने से क्या होगा? जो हमारा इकोनॉमिक रेंट है, जो फसल का इकोनॉमिक रेंट है, वो घट जाएगा। उससे जो मिलने वाला प्रॉफिट है किसान को, वो घट जाएगा। इसका यही मेन वो है। तो फिर और इसको निकालने के लिए कैसे इकोनॉमिक रेंट है, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला भी दिया। LR मतलब लोकेशनल रेंट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एम माइनस सी और फिर माइनस वाई टी डी। तो इसमें LR जो है वो लैंड रेंट है, लोकेशनल रेंट भी कह सकते हैं। वाई है जो यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड है। M मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस या प्रोडक्ट। C है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। और T है ट्रांसपोर्ट रेट पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और D है डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। सो ये एक डायग्राम है। इसमें क्या है कि इकोनॉमिक रेंट, जैसे ये अगर हम मान लें कि सिटी सेंटर हमारा, ये सिटी सेंटर है, ये सिटी सेंटर है, तो हम जैसे सिटी सेंटर से दूर जाएंगे, इकोनॉमिक रेंट हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये इकोनॉमिक रेंट है। मान लो अगर हम यहाँ पर हैं तो इकोनॉमिक रेंट हमें यहाँ पर यूनिट्स इकोनॉमिक रेंट की लिखी होती हैं, तो यहाँ पर हमें इतना इकोनॉमिक रेंट मिलेगा। लेकिन जब हम सिटी सेंटर से दूर चले जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये ग्राफ जैसे जैसे हम सिटी सेंटर से दूर जाएंगे, ये ग्राफ घटता जाएगा। सो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज करने के लिए, इन्होंने अपनी थ्योरी को थोड़ा मजबूत आधार प्रदान करने के लिए इन्होंने कुछ बेसिक अजम्पशंस किए। बेसिक अजम्पशन क्या थे? इन्होंने 2 सेट में अजम्पशन किए। पहला में कहा कि आइसोलेटेड सिटी होगी और सिंगल मार्केट होगी, और वो जो सेंटर होगा, जो मार्केट होगी, वो एक हिंटरलैंड की तरह काम करेगा। वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि आइसोलेटेड सिटी होगी, उसका कनेक्शन किसी और दूसरे सिटी से नहीं होगा। फिर सेकंड इन्होंने बताया होमोजीनियस स्पेस होगा, यूनिफॉर्म क्लाइमेट होगी, जैसे कि वहाँ पर जो उसका पूरा एग्रीकल्चरल लैंड होगा और जो सिटी सेंटर होगा, वो जो पूरा मिलाकर उसका हिंटरलैंड बना रहे हैं, जहाँ से उसका प्रोडक्ट आ रहा है, जहाँ तक उसका प्रोडक्ट जा रहा है, तो वो सब एक यूनिफॉर्म प्लेन होगा और उसमें होमोजीनियस यूनिफॉर्म क्लाइमेट पाई जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा वही हिंटरलैंड एरिया डज नॉट सेल इट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू एनी अदर मार्केट एक्सेप्ट द सिटी। सो उसका जो सिटी का हिंटरलैंड होगा, वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सिटी सेंटर को सेल किया जा सकता है, और वहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनकी पूरी जो डिमांड होगी वो सिटी सेंटर के थ्रू ही पूरी की जाएगी। फिर इन्होंने कहा द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ हॉर्स ड्रॉन कैरिज। जो घोड़ा गाड़ी है वो ओनली मीन होगा, मतलब मीन्स होगा, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भी हमारी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो प्रभावित होती है। तो इन्होंने सबसे पहले ये बता दिया कि इस थ्योरी में जो ट्रांसपोर्ट परिवहन का जो साधन है वो सिर्फ एक है, और वो है घोड़ा गाड़ी। चूँकि ये थ्योरी 1826 में आई थी, इसलिए यहाँ पर घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, यहाँ पे रेलगाड़ी नहीं है। यहाँ पर बड़े-बड़े जो आज हम देखते हैं
शिप्स और बहुत ज़्यादा विकास हो गया, तो इसमें उसकी बात नहीं की गई है और यही सब इसके क्रिटिसिज्म भी हैं कि ये थ्योरी थोड़ी प्रेजेंट टाइम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अब बिल्कुल चूँकि 200 साल हो गए और अगर आज हम इसको पढ़ लें तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो है। सो लास्ट में इन्होंने बताया, सेट 1 के लास्ट में इन्होंने बताया कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो दूरी के समानुपातिक होगी, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। सेट 2 में इन्होंने बताया कि जो एग्रीकल्चरल एरिया है वो सेम रेस के पीपल उसमें रहेंगे, मतलब जो सारे लोग रह रहे हैं वो एक ही जाति के होंगे, उनमें कई कोई मतलब जातीय भेदभाव कॉन्फ्लिक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो इन्होंने यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है और फिर उसके बाद बताया है कि पॉपुलेशन ऑफ द इंटीरियर एरिया प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द सिटी, टू द सेंट्रल सिटी। जो लोग रह रहे हैं वो अपना जो प्रोडक्ट होगा वो सिटी सेंटर में ले जाकर सेल करेंगे और द लैंड रेंट ऑन द प्लेन इज़ सेम एवरीवेयर। जो लैंड का रेंट होगा वो सभी जगह समान होगा। इकोनॉमी ऑफ एरिया स्टेबल, जो अर्थव्यवस्था है वो स्थायी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का मतलब उतार या चढ़ाव नहीं होगा। मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ फिक्स्ड। किसी भी पर्टिकुलर जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केट प्राइस होगी वो सेम होगी सब जगह, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा भी इन्होंने। तो इन्होंने देखो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को भी इग्नोर कर दिया। और ऑल फार्मर्स आर रेशनल बींग्स हु वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इन्होंने मैन को यहाँ पर इकोनॉमिक मैन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया कि यहाँ पर जितने लोग रहेंगे उनका एक ही मेन मोटिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाभ को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसके बाद इन्होंने ये एजम्पशंस किए और फिर इन्होंने दो बेसिक प्लॉट ग्राउंड्स मतलब दिए कि क्या कैसे हमारी थियरी एक्सप्लेन आगे, इन्होंने आगे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने दो आधारभूत मॉडल दिए। पहला इन्होंने कहा कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट इंक्रीजेज। ये कहते हैं कि कोई भी मान लो पर्टिकुलर क्रॉप है तो जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर हम सिटी सेंटर से दूर जाएंगे तो वो घटती चली जाएगी। मतलब जो सबसे हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो सिटी सेंटर के पास होगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, द टाइप ऑफ लैंड यूज चेंज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। जो लैंड यूज का पैटर्न है वो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम सिटी सेंटर से दूर जाएंगे। और यही इनकी थ्योरी का कहीं ना कहीं इनकी थ्योरी इसी दो बिंदुओं के आसपास चारों तरफ पूरी थ्योरी घूमती है। और फिर इसके बाद आइए इनकी थ्योरी पे देखते हैं। इन्होंने पहले बताया इंटेंसिटी थ्योरी। इंटेंसिटी थ्योरी का मतलब होता है तीव्रता का सिद्धांत। तीव्रता का सिद्धांत टाइप ऑफ जैसे कहाँ पर कितना इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें इन्होंने बताया कि द इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी मार्केट। तो वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया कि जैसे जैसे हम मार्केट से दूर जाएंगे। सो नियर द सिटी द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लो। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने यही इनके उसका क्रिटिसिज्म है। इन्होंने बताया कि सिटी के सेंटर के नियर इसलिए ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन या इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट इसलिए ज़्यादा होगी सिटी सेंटर के पास में कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी वो होगी, कम होगी पड़ेगी, इसीलिए सिटी सेंटर के पास ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन यहीं पर इन्होंने डिमांड को इग्नोर कर दिया। हो सकता है इसका सबसे बड़ा कारण डिमांड रहा हो कि सिटी सेंटर में ज़्यादा पीपल रह रहे हों इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर डिमांड है तो फिर अगर वो मान लो इंडिया में उस किसी चीज़ की डिमांड है तो फिर वो चाहे ब्रिटेन से आएगा लेकिन वो आएगा ज़रूर, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहे जितनी महंगी पड़े। तो यही सब कुछ इनके मॉडर्न इन्होंने वैल्यू एडिशन इनके थियरी में बाद में की जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो हर थियरी में रहते हैं। तो फिर आगे ये बात करते हैं कि एंड द लोकेशनल रेंट इज़ हाई। कहते हैं नियर द सिटी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो जैसे नियर द सिटी अगर वो ग्रो होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और
लोकेशनल रेंट मतलब जो आर्थिक लगान की जिस आर्थिक लगान की वो बात कर रहे हैं वो हाई होगा, मतलब फार्मर्स का जो प्रॉफिट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा नियर द सिटी। हाउएवर, इफ द फार्म इज फार फ्रॉम द मार्केट, हाई वैल्यू प्रोडक्शन एंड इंक्रीजेस प्रोडक्शन, high value produce and increased production will encourage intensive cultivation। आगे ये कहते हैं कि अगर मान लो जो फार्म है, जो एग्रीकल्चर फार्म है वो सिटी सेंटर के दूर है, तो मान लो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन का हम उत्पादन भी सिटी सेंटर से दूर अगर कर ले रहे हैं। अब देखिए इन्होंने वहाँ पर दिमाग लगाया कि अगर मान लो सिटी सेंटर से दूर अगर हम मान लो 100 किलो अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस 100 किलो अनाज को सिटी सेंटर तक लाने में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी, तो जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो सारी उसी में खर्च हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि वो उसको ख़त्म कर देगा उसके प्रॉफिट को। हेंस फार फ्रॉम द मार्केट लेस इंटेंसिव फार्मिंग विल बी प्रॉफिटेबल। फिर ये क्या कहते हैं कि इसलिए जो बाजार से दूर जो एरियाज़ हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके जो सघन उत्पादन होता है कि उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। वहाँ पर काम करेगा, क्या काम करेगा? इंटेंसिव फार्मिंग नॉट प्रॉफिटेबल, मतलब सघन उत्पादन वहाँ पे काम नहीं करेगा कि अगर हम चाहें तो बहुत ज़्यादा रुपए पैसे लगा करके वहाँ खेती कर रहे हैं, लेकिन तो उसका प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। वहाँ पर हमें ऐसा एग्रीकल्चर करना होगा जो विस्तृत हो, जैसे विस्तृत खेती वहाँ पर लाभदायक होगी, जिसमें हम खेत में एक बार बुवाई कर देते हैं, फिर उसमें नॉर्मल उसको इरिगेस पानी वानी दे करके फिर उसकी कटाई करके, तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगी। क्योंकि हमारा एक खर्चा होता है कि हम खेती करने में कितना खर्च कर रहे हैं, दूसरा होता है हम ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्च कर रहे हैं। तो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो हम ये अपना खेती वाला जो हम प्रोडक्शन में जो लगाने वाले हैं कैसे पैसा, उसको कम करके हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर लैंड यूज़ प्लानिंग जो सिटी सेंटर से दूर होगा वो अलग प्रकार का होगा। थस द इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट। फिर वही कह रहे हैं कि इसीलिए जो फसल का उत्पादन है वो बाजार की दूरी के साथ घटता जाता है। सो ये इन्होंने मॉडल एक बनाया है, लोकेशनल रेंट ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन। एक मिनट। लोकेशनल रेंट ये इन्होंने एक लाइन दी है, अरे हाँ, ये इन्होंने एक लाइन दी है, ये है लोकेशनल रेंट को बता रही है। और ये वाली जो लाइन है ये इंटेंसिव कल्टीवेशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर उत्पादन होता है। तो जो हम देखें कि जो ये इंटेंसिव कल्टीवेशन की जो लाइन है वो बहुत तेज़ी से गिर रही है जैसे जैसे हम सिटी सेंटर से दूर जा रहे हैं, लेकिन जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब जो अगर हम सिटी सेंटर से दूर हैं तो वहाँ पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हमें प्रॉफिट देगी, जहाँ पर हमारा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब जहाँ पर हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का वो ना करें, जहाँ पर हमारा जो हम व्यय कर रहे हैं खेती में वो हमारा कम हो। तो इसलिए इन्होंने यही बताया, यही इनकी इंटेंसिटी थ्योरी है। तो आगे चलते हैं। दूसरी थ्योरी है इनकी क्रॉप थ्योरी। देखिए अब पहले आपको आंसर फ्रेमिंग का तरीका है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप लोकेशनल रेंट बताएंगे। लोकेशनल रेंट के बाद जब आप उसमें बता देंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में जो LR है वो क्या है, जो वाई है वो क्या है, M क्या है, C क्या है, सब बता करके आप फिर आएंगे इनकी थ्योरी पर। इनकी थ्योरी में इंटेंसिटी थ्योरी है, उसको बता देंगे। फिर है क्रॉप थ्योरी। कई बार ये होता है कि क्रॉप थ्योरी मतलब इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है, तो क्रॉप थ्योरी को आप चाहें, अगर आपको शॉर्ट आंसर लिखना है तो क्रॉप थ्योरी को मत लिखिएगा, लेकिन इनके थ्योरी को समझने के लिए ये क्रॉप थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका जो थ्योरी का मेन कोर है वो बाद में इन्होंने जोन्स बताए हैं। उस जोन को बताने के लिए ये सारी पहले थ्योरीज बता रहे हैं, तो वो जोन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो सेकंड आता है क्रॉप थ्योरी। According to crop theory, there will be variation in land use with the distance, and the factor responsible for the variation in the land use pattern are the market price of a particular crop,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो लैंड यूज़ पैटर्न में जो वेरिएशन आएगा उसके लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। कौन कौन से फैक्टर? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, वही जो मतलब आप एक प्रोड्यूस को उसमें ग्रो करने के लिए कितना उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। और यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड, मतलब वो जो क्रॉप है वो आपको कितना ज़्यादा प्रोडक्शन एक यूनिट ऑफ लैंड पे, एक पीस ऑफ लैंड पे दे रहा है। सो इसके लिए उन्होंने 2 केसेस एज्यूम किए हैं। तो इसमें पहले केस में बताया इन्होंने व्हेन टू क्रॉप्स समझिएगा इसे। ये पहला केस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरा तो सेम उसी तरह है जैसे इन्होंने इंटेंसिटी थियरी बताई थी। सो पहला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन टू क्रॉप पी एंड क्यू, 2 क्रॉप हैं, माना कि पी और क्यू। पी में मान लेते हैं कि कोई भी पी गेहूँ है या फिर क्यू, ऐसे आप समझ लीजिएगा। हैव द सेम प्रोडक्शन कॉस्ट एंड यील्ड बट हैविंग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड मार्केट प्राइजेस। पी और क्यू 2 क्रॉप हैं और वो सेम प्रोडक्शन कॉस्ट है उनकी। अगर उन्हें ग्रो करना है तो दोनों को ग्रो करने के लिए सेम इन्वेस्टमेंट करना होगा खेती पर, मतलब लैंड पर, और वो जो उनका उत्पादन होगा वो भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट होगी। मतलब कि अगर हम एक जैसे मान लो कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है तो उसी पर गन्ना भी उग रहा है, उसी पर चावल भी उग रहा है। तो 100 किलो गन्ना अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और 100 किलो चावल अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा इजी ट्रांसपोर्टेशन हमें लगता है कि चावल का होगा इन कंपैरिजन टू 100 किलो शुगर केन के। तो यहीं पर ये दिखा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट है और फिर मार्केट प्राइस भी डिफरेंट है। अब हम अगर देखें तो जो 100 किलो एक शुगर केन होगा, जो 100 केजी शुगर केन होगा, उसके मार्केट प्राइस 300 से 400 रुपये होगी। लेकिन अगर हम वही 100 केजी अगर राइस लेकर जा रहे हैं मार्केट में तो वो हो सकता है कि 3000 से 4000 के बीच में या फिर और ज़्यादा महंगा मिले, आपको प्रॉफिट हो उसमें। सो वहाँ पर यहीं पर ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट भले ही सेम हो, यील्ड भी सेम हो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस डिफरेंट होता है। सो ये बता रहे हैं कि इफ़ पी इज़ कॉस्टलियर टू ट्रांसपोर्ट, पी इज़ कॉस्टलियर टू ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पर गन्ने की बात हो रही है। अगर वो परिवहन उसका ज़्यादा महंगा है एंड हैज़ अ हायर मार्केट प्राइस, और उसके पास मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर गन्ने का तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है ही नहीं। सो देन क्रॉप पी विल बी ग्रोन क्लोजर टू द मार्केट देन क्यू। तो मैंने आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझाया था कि गन्ने और चावल का। तो ये बता रहे हैं कि अगर पी महंगा है ट्रांसपोर्ट करने में लेकिन उसका प्राइस वहाँ पर भारी है मार्केट में, तो उसको सिटी सेंटर के पास में उगा दिया जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और तुरंत ले जा करके उससे अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। सो ड्यू टू द हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट of crop P, the locational rent of P decreases more rapidly। अब इस डायग्राम को समझते हैं कि इस डायग्राम में कैसे P और Q को दिखाया गया है। जो इसमें समझा रहे हैं वो क्या है, तो इसमें ये बता रहे हैं सबसे पहले इसमें इन्होंने कहा कि ये लोकेशनल रेंट है, ये है P जो यहाँ पर मार्क सिटी सेंटर के पास अच्छा प्रॉफिट दे रही है। लेकिन जैसे जैसे हम सिटी सेंटर से दूर जाएंगे इसका ग्राफ तेज़ी से नीचे गिर रहा है, क्योंकि इसकी परिवहन जो इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो लगातार जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और जो क्यों है वो धीरे धीरे आकर के गिर रहा है। तो यही इसमें समझाया गया है कि मार्केट प्राइस ऑफ पी क्रॉप, मार्केट प्राइस ऑफ क्यू क्रॉप, लोकेशनल रेंट इसका दिखाया गया है और बाकी सब यही सारी चीज़ें हैं। सो आगे ये कहते हैं कि थेरी दूसरे उसमें कहते हैं कि व्हेन द क्रॉप एक्स एंड वाई, इसमें एक्स एंड वाई हैव द सेम प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम है, बट डिफरेंट मार्केट प्राइस एंड यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड। लेकिन उनका जो बाज़ार मूल्य है वो अलग है और जो उनका उत्पादन है एक यूनिट पर वो भी अलग है। सो बता रहे हैं कि अगर एक्स ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, उसका हायर यील्ड एंड लोअर मार्केट प्राइस, लेकिन उसका मार्केट प्राइस लो है इन कंपैरिजन टू वाई,
सो इट विल बी ग्रोन क्लोजर टू द मार्केट, लेकिन तो फिर वो क्या होगा, वो मार्केट के क्लोजर ग्रो किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए अब उसका मार्केट प्राइस लो है। लेकिन अगर हम उसको सिटी सेंटर के दूर लगाएंगे तो जो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेकर मार्केट में जाना होगा, फिर भी उसका मार्केट प्राइस कम मिलेगा, तो हमें वहाँ पर प्रॉफिट कम होगा। लेकिन जो वाई है उसकी क्या कहते हैं, उसका प्रोडक्शन कम है, लेकिन उसका जो मार्केट प्राइस है वो वहाँ पर अच्छा है, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दूर से, क्योंकि वो कम उत्पादित हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने 2 सिचुएशन बताई हैं, और अगर शॉर्ट आंसर आता है तो उसको मुझे नहीं लगता कि इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है, लेकिन हाँ लॉन्ग आंसर में आप थोड़ा सा पुट कर सकते हैं। फिर इन्होंने बताया जो इनका मेन थियरी है, थियरी ऑफ वेरिंग लैंड यूज़। इसमें ये बताते हैं, एक मॉडल बताते हैं, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसमें 6 कंसंट्रिक जोन बताए थे और एक सिटी सेंटर बताया। इसमें कुछ इन्होंने फैक्टर्स बताए इसके लिए कि स्पेसिफिक मार्केट प्राइस क्या होगा, रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगी। और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन रेट बताया, बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट बताया, और जो इन्होंने मान लिया कि जो बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट है वो फिक्स है, और स्पेसिफिक बेनिफिट पर यूनिट, इन्होंने स्पेसिफिक बेनिफिट पर यूनिट का मतलब जो हमारा पर यूनिट जो हमारी यील्ड हो रही है वो स्पेसिफिक है, मतलब वो सेम है। अगर एक जोन में हम अगर मान लें कि यहाँ पर चने का उत्पादन हो रहा है, तो उस पूरे गोले में जो चने का उत्पादन है वो सारी जगह सेम होगा, यही इन्होंने माना है। सो एग्रीकल्चरल जोन में इन्होंने सबसे पहले तो सिटी सेंटर, यहाँ पर एक डायग्राम है, ये देखिए, सॉरी वो डायग्राम शायद मैं पुट करना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं उसे हाथ से ड्रॉ कर दूंगा। तो इसमें इन्होंने बताया कि सबसे पहले एक सिटी सेंटर होगा यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर एक सिटी सेंटर मान लेते हैं। तो उसके जो पहला इन्होंने रिंग बनाया उसमें इन्होंने बताया मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन। मार्केट गार्डनिंग होगी वहाँ पर, और वहाँ पर क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि मिल्क एज अ पेरिशेबल गुड्स, डेयरी प्रोडक्ट भी वहाँ पर होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम सिटी सेंटर के दूर अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको लाने में ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो बाकी इसके अंदर थोड़ा सा वो है, वो आप लोग नोट्स अगर बनाइएगा तो उसमें लिख दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा वो है नहीं। फिर उसके बाद ये बताते हैं जो दूसरा जोन होगा वो होगा फायरवुड एंड लंबरिंग का। फायरवुड एंड लंबरिंग क्यों होगा, फॉरेस्ट्री क्यों होगी, क्योंकि जो सिटी सेंटर होगा वहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो उसकी डिमांड है, मतलब वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब उसको क्या कहते हैं, अगर हम दूर रहेगा फायरवुड और टिम्बर प्रोडक्शन, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी बहुत महंगी होगी, क्योंकि वो बहुत भारी भारी लकड़ियाँ होती हैं। तो इन कंपैरिजन जो ग्रेन क्रॉप होती हैं उनमें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी खर्च हो जाएगी, तो इसलिए उसको सेकंड जोन में उन्होंने रखा। थर्ड जोन में उन्होंने रखा ग्रेन क्रॉप विथ नो फॉइल फैलोलेंट, मतलब यहाँ पर ग्रेन क्रॉप होगी जहाँ पर कोई ज़रा सी भी ज़मीन को परती नहीं छोड़ा जाएगा। जो तीसरा जोन उनका है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर ग्रेन क्रॉप होगी, और कोई भी थोड़ी सी भी ज़मीन यहाँ पर परती नहीं छोड़ी जाएगी। फिर इन्होंने बताया कि ग्रेन क्रॉप विथ 40% ऑफ फैलोलैंड, ये इनका चौथा जोन है, ये वाला। इसमें क्या बता रहे हैं कि 40% फैलोलैंड होगा, मतलब उसमें चराई की जा सकती है, रैंचिंग और ऐसे, मतलब 40% फैलोलैंड होगा। फिर उसके बता रहे हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, 33% ऑफ लैंड वॉज फैलो। यहाँ पर क्या होगा कि 33%, मतलब एक तिहाई भाग जो होगा वो फैलो ही रहेगा हमेशा। और यहाँ पर 3 फील्ड सिस्टम भी काम करेगा, जिसमें एक तिहाई भाग में हम क्रॉप उगाएंगे, एक तिहाई भाग हमारा पैस्चर होगा, और एक तिहाई भाग हम फैलो कर देंगे। फैलो जैसे उसमें हमने एक साल छोड़ दिया, फिर उसके बाद हम दोबारा उसमें खेती कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें 3 फील्ड सिस्टम भी इसे कहते हैं, एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम को, कई बार कंफ्यूजिंग होता है ये। फिर उसके बाद जो छठा हमारा जो वो होगा कंसंट्रिक जोन होगा, जो छठा हमारा वो होगा लाइव स्टॉक फार्मिंग या फिर ग्रेजिंग। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारागाह पाए जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ मवेशी
आएँगे और मवेशी अपने जानवरों का पालन करेंगे और बाकी यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं उत्पादित किया जा सकता। यही इन्होंने 6 अपने वो बताए, ये सिटी सेंटर हो जाएगा और जैसे-जैसे हम दूर जाएँगे सिटी सेंटर के, तो हमें जो लैंड यूज़ पैटर्न है, उसमें डिफ़रेंट दिखाई देगा कि कहीं पर फायरवुड दिखाई देगा, कहीं पर हमें 3 फील्ड सिस्टम दिखाई देगा, कहीं पर हमें एक्सटेंसिव फार्मिंग दिखाई देगी, कहीं पर उम, कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी, कहीं पर पैस्चर, कहीं पर फैलो, कहीं पर लाइवस्टॉक रैंचिंग दिखाई देगी। तो यही इन्होंने अपने उसमें बताया। फिर इन्होंने इनकी थ्योरी में अमेंडमेंट भी हुए। अमेंडमेंट क्या हुए? अमेंडमेंट में जब कुछ टाइम बीता तो इन्होंने इनकी थ्योरी में इन्होंने ये फ़ॉर्मूला ऐड हुआ कि एक छोटा शहर और होगा जिसका अपना प्रोडक्शन ज़ोन होगा। वो इसका एक कॉम्पिटिटर एज़ अ कॉम्पिटिटर काम करेगा और कम्पीटिंग मार्केट होगी वो, लेकिन वो छोटी होगी। और इन्होंने रिवर को भी इसमें बताया गया कि आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो इनका 1 मिनट। हाँ, तो ये इतना वाला जो इधर वाला पार्ट है ये इन्होंने पहले दिया था और ये बाद में अमेंडमेंट के बाद आया जिसमें एक रिवर दिखाई गई है और रिवर के सहारे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सस्ती हो जा रही है। तो जो यहाँ पर ये वाला एरिया जो ये फायरवुड और टिम्बर का था यहीं तक हो रहा था, वो अब इसके साथ-साथ दूर तक होता चला जा रहा है। चूँकि उसका जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का जो वो है, वो थोड़ा-सा आसान हो गया है। और बाकी ये सारे ज़ोन बताए गए हैं, ये सिटी सेंटर, स्मॉल टाउन, मार्केट गार्डनिंग, नेविगेबल रिवर। आप अगर चाहें तो इसको दिखा सकते हैं कि उनके अमेंडमेंट हुआ, वरना ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको दिखाते हैं तो आपका को आंसर और ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद एट द लास्ट हम लोग आते हैं इनकी थ्योरी के क्रिटिसिज्म पे। सबसे पहले तो इनके थ्योरी का क्रिटिसिज्म यही होता है कि इन्होंने जो मान लिया था कि जो हमारा एरिया होगा वो एक आइसोट्रॉपिक प्लेन होगा और दुनिया में हमें कहीं भी आइसोट्रॉपिक प्लेन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है जो परफेक्टली फ्लैट हो और उसकी सॉइल और क्लाइमेट अगर उसकी सब पूरी सेम हो। अगर मान लो हमें प्लेन दिख भी जाएगा तो उसका क्लाइमेट चेंज होगा, उसमें सॉइल में डिफरेंसेस होंगे, कहीं पर बाढ़ आएगी तो कहीं पर सूखा पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इग्नोर कर दी और इन्होंने जो बताया आइसोलेटेड मार्केट उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है और सिंगल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्होंने ये भी एक क्रिटिसिज्म हो सकता है और इकोनॉमिक मैन का जो एजम्पशन कर लिया है इन्होंने वो भी इनके थियरी में एक मेन आ जाता है। फिर इन्होंने इग्नोरेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बताया कि रेफ्रिजरेटर और ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स इन्होंने सब इग्नोर कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे था भी नहीं। तो ये इनके कुछ थियरी के कुछ मेन वो हैं। और फिर स्टैटिक इन नेचर मतलब डिमांड पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी ओवर द टाइम डायनामिक चेंज, इन सब को ये इन्होंने इग्नोर कर दिया। और बाकी लेकिन फिर भी इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी ये थियरी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उस टाइम के यूरोप के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। और आज भी अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमें ऐसा ही कुछ लैंड यूज़ प्लानिंग दिखाई देती है। अगर हम सिटी सेंटर के माना कि आज हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, लेकिन सिटी सेंटर से दूर आज भी पेरिशेबल गुड्स नहीं उग रहे हैं। सिर्फ़ वही पेरिशेबल गुड्स सिटी सेंटर के दूर उग रहे हैं, जिनको उगने की जलवायु दशाएँ सिटी सेंटर के पास नहीं हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं हैं। तो ये थियरी 200 साल पहले आई थी और जर्मन स्कॉलर ने दी थी 1826। अभी 2025 चल रहा है तो इसका ईयर हमें नहीं लगता कि याद रखने में। और बाकी सब इसमें जो है वो सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। और पढ़िए इस थ्योरी को, एंजॉय करिए। सो एट द लास्ट, थैंक यू।